periodic properties. लिखिएगा. It involves, it referred to chapter, it involves study of periodic table and various properties of elements, various properties of elements which can be arranged, which can be arranged in a group or period. देखिए पीरियोडिक टेबल चैप्टर जब आप पढ़ रहे हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, तो आपका टारगेट क्या है? पीरियोडिक टेबल क्यों आया, पीरियोडिक टेबल कैसे बनाया गया, पीरियोडिक टेबल के फंडामेंटल्स क्या थे और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या है. पीरियोडिक प्रॉपर्टीज सिर्फ उन प्रॉपर्टीज को कहते हैं जिनकी कोई ग्रेडेशन अलोंग द पीरियड और अलोंग द ग्रुप की जा सकती है. अगर हम किसी चीज को ग्रुप में कंबाइन करके एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, पीरियोडिसिटी पीरियड में बनाई जा सकती है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, देन ओनली वी स्टडी अ प्रॉपर्टी एज अ पीरियोडिक प्रॉपर्टी. राइट. व्हाई आई एम स्टार्टिंग लाइक दिस? बिकॉज मैं चाहता हूं कि एक अच्छा बच्चा जब अपने आप को अफर्मेशन दे कि पीरियोडिक मुझे आता है, तो उसे क्या क्या आता है. राइट. उसको पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल क्यों बनाया गया, किसने बनाया, पीरियोडिक टेबल के अरेंजमेंट के पीछे लॉजिक क्या था, और अगर मैं एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन से पोजीशन उसकी निकालना चाहूं तो मैं कैसे प्रेडिक्ट कर सकता हूं. सेकेंडली, मैं इस चैप्टर में सिर्फ उन प्रॉपर्टीज को कंसीडर करूं जिन प्रॉपर्टीज को मैं अरेंज कर सकता हूं डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर में along the period और along a group. क्लियर हो गया? लिखिए आगे. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल is also known as long form of periodic table, long form of periodic table, and it is based on Moseley's periodic law, Moseley's periodic law, developed by modern periodic law, Moseley's periodic law, and developed by Bohr by using n plus L rule. तो हर स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए जिस पीरियोडिक टेबल को हम आज यूज करते हैं उसे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं. लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल क्यों कहते हैं? क्योंकि सभी पीरियोडिक अरेंजमेंट में सबसे लॉन्ग पीरियोडिक टेबल यही है. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मॉसलेस पीरियोडिक लॉ पर बेस्ड था. मॉसले ने कहा केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर. मॉसले से पहले सबने कहा इट इज बेस्ड ऑन मास नंबर. सो मॉसले का ब्रेक थ्रू क्या था, बाकियों से डिफरेंट क्या था? बाकी सबने मास नंबर पे डिफाइन किया,
मॉज़ले ने एटॉमिक नंबर पे डिफाइन किया। एटॉमिक नंबर न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन को भी रिप्रेजेंट करता है और इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज ही केमिकल प्रॉपर्टीज की बैकबोन है। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि मॉज़ले ने जब एटॉमिक नंबर को यूज किया तो उसका पीरियोडिक लॉ मोस्ट सक्सेसफुल हो गया। जिस पर्टिकुलर लॉ को यूज करके बोहर ने उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को तैयार किया बाय यूजिंग n+l रूल, वो आपको लास्ट क्लास में मैंने ऑफ प्रिंसिपल में पढ़ाया था। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऐसा क्यों दिखता है? क्लियर है? देखिए आगे। it can accommodate maximum 118 elements which are divided in 4 blocks, 7 periods and 18 groups. तो हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 118 एलिमेंट्स को ही अकोमोडेट कर सकता है। 119th एलिमेंट के लिए हमें पीरियोडिक टेबल को एक्सटेंड करना पड़ेगा, फैलाना पड़ेगा। तो अगर हमारे पास एलिमेंट का नंबर 118 से ज्यादा जाता है तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल उसके लिए फिट नहीं है। वी नीड एक्सटेंशन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, राइट? लिखिए, elements are arranged on the basis of electronic configuration following Aufbau principle. So hydrogen and helium are regarded as S block elements but they are studied separately. Due to their properties. अब ये जो सेंटेंस है, ये जो स्टेटमेंट है, यही आपके एंट्रेंसेस में कई बार आपसे गड़बड़ करवाती है। हीलियम को हम कहां स्टडी करते हैं? नोबल गैसेस में। और हाइड्रोजन को हम किसी भी ग्रुप में किसी भी पीरियड में स्टडी नहीं करते। पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं तो हाइड्रोजन और हीलियम दोनों एस ब्लॉक है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल का बेस कॉन्फ़िगरेशन है। हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन है 1s1 और हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन है 1s2। हाइड्रोजन हम फिर भी याद रख लेते हैं क्योंकि पीरियोडिक टेबल में बना ही अल्कली मेटल के ऊपर होता है, लेकिन हीलियम बना नोबल गैसेस पर होता है। तो हमें लगता है हीलियम जो है वो नोबल गैस पी ब्लॉक का पार्ट है। हीलियम पी ब्लॉक का पार्ट नहीं है, वो एस ब्लॉक का पार्ट है। स्टडी नोबल गैसेस के साथ होता है ड्यू टू सिमिलैरिटीज इन प्रॉपर्टीज। समझ गया? ये चीज हमें पीरियोडिक टेबल से लेकर चलनी है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल का बेस ऑफ प्रिंसिपल n+l रूल है। इसलिए सभी एलिमेंट्स को कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर अरेंज किया गया है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि पीरियोडिक अरेंजमेंट को हम ऑफबो प्रिंसिपल से लेते हैं। हम ऐसा नहीं कहते कि सारे एलिमेंट ऑफबो फॉलो करते हैं।
there are around 14 elements which do not follow Aufbau principle, but still we consider Aufbau principle because rest 100 follow it, right? तो हमारे लिए जो ज्यादा एलिमेंट फॉलो कर रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम कहते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑफबो प्रिंसिपल बोहर-बरी n प्लस एल की वजह से बनाया गया है। लेकिन उसका थॉट जिसने दिया वो मॉसले थे, जिन्होंने कहा एटॉमिक नंबर के बेस पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनाना है, राइट? हाइड्रोजन और हीलियम को हम एस ब्लॉक कहेंगे क्योंकि उनकी कॉन्फ़िगरेशन एस ब्लॉक को बिलोंग करती है। नेक्स्ट लिखें, we can identify position of an element on the basis of configuration। ये आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि आप बताइए अगर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर ये है तो नेक्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होगा। एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर ये है सो एंड सो, तो इसका ब्लॉक पीरियड ब्लॉक क्या होगा, पीरियड ग्रुप और क्या होगा। तो कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर हम एलिमेंट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ब्लॉक कहते हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें फिल होता है, नॉट लास्ट इलेक्ट्रॉन जहां पड़ा होता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन का मतलब आउटर मोस्ट शेल होता है। मैनी अ टाइम आउटर मोस्ट शेल पहले फिल होती है और इनर शेल बाद में फिल होती है। 4s इज फिल्ड बिफोर 3d, तो 4s फोर्थ शेल है, 3d थर्ड शेल है। लेकिन कॉन्फ़िगरेशन लिखते हुए लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां फिल कर रहे हो वो ब्लॉक है। आपके पास पीरियड क्या है, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मैंने ऑब्बो प्रिंसिपल में सिखाया आपको, हर पीरियड नेक्स्ट शेल से स्टार्ट होता है, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द एस सबशेल ऑफ द नेक्स्ट शेल। थर्ड पीरियड विल स्टार्ट फ्रॉम 3s, फोर्थ पीरियड विल स्टार्ट विद 4s, फिफ्थ पीरियड विल स्टार्ट विद 5s। ग्रुप के लिए आप जानते हैं कि पहले 2 ग्रुप एस ब्लॉक के हैं, अगले 10 ग्रुप जो हैं वो डी ब्लॉक के हैं और लास्ट वाले जो हैं वो पी ब्लॉक के हैं। ब्लॉक और पीरियड की क्लासिफिकेशन सभी एलिमेंट्स के लिए कॉमन टर्म है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर रहे हैं और उसका हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है। लेकिन ग्रुप के लिए अलग अलग रूल्स हैं। अगर आप ग्रुप आइडेंटिफाई करते हैं तो एस ब्लॉक का एलिमेंट जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक है तो फर्स्ट ग्रुप, 2 है तो सेकंड ग्रुप। अगर पी ब्लॉक का एलिमेंट है तो लास्ट पी में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उसमें आप 12 ऐड कर दीजिए, और अगर डी ब्लॉक का एलिमेंट है तो ns और n-1d में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उसको ऐड कर दीजिए, राइट? तो मैं यही स्टेटमेंट्स लिखवाने जा रहा हूं जो मैंने समझाया आपको। देखिए, last subshell of electronic configuration, last subshell filled in electronic configuration represents block highest value of principal quantum number is period and for groups we can use
following expressions. तो आपके पास ब्लॉक और पीरियड जो है वो कॉमन है सभी के लिए, ग्रुप के लिए आपको अलग से एफर्ट करना है। अगर एस ब्लॉक का एलिमेंट है आपने आइडेंटिफाई कर लिया है, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनएस, जो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन है वो उसका ग्रुप है। अगर आपके पास एलिमेंट पी ब्लॉक का है तो पी ब्लॉक के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनपी प्लस 12। अगर आपके पास डी ब्लॉक का है सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in ns plus number of electrons in n minus 1d। तो अगर मैंने कोई कॉन्फ़िगरेशन लिखी, मैंने लिखा nsx n minus 1dy, तो आपके पास x plus y इज द ग्रुप नंबर। अगर मेरे पास है f ब्लॉक, all belongs to थर्ड, तो मेरे पास कोई भी क्वेश्चन एफ ब्लॉक पे नहीं पूछता आपसे, क्योंकि सारे ही थर्ड ग्रुप में है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कोई इन्हें अलग से ग्रुप दिया ही नहीं गया। तो आपके पास ग्रुप ब्लॉक आइडेंटिफिकेशन जो आती है वो एस पी और डी पर आती है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग फॉर्मूला हो सकता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ऑन द बेसिस मुझे लगता है पीरियोडिक टेबल जब बनाना है तो पी ब्लॉक स्टार्ट ही 13 से होता है, तो 12 सीधा ही ऐड कर दो, नोट कीजिए। हाँ जी, क्लियर हो गया? तो क्वेश्चन लिखिए। आइडेंटिफाई ग्रुप period and block for following atomic numbers. For following atomic numbers, आपने सबसे पहले क्या ढूंढना है? ब्लॉक। फिर क्या ढूंढना है? पीरियड। फिर क्या ढूंढना है? ग्रुप। तो मैं एटॉमिक नंबर दे रहा हूं, उनके बेसिस पर आपने उनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है और उनका ब्लॉक और पीरियड आइडेंटिफाई करना है। करिए। करो सर।
करिए। सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस के हिसाब से लिखनी आती है तो टाइम बच जाएगा, डिटेल लिखोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। एक क्वेश्चन करके समझाता हूं क्या करना है। हमने फर्स्ट एलिमेंट आ गया 23, हमने इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी आर्गन 18 4s2 3d3, तो ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन आ गई। अब मैंने कहा आपने सबसे पहला काम क्या करना है, ब्लॉक लिखना है। सेकंड क्या करना है, पीरियड लिखना है। थर्ड क्या करना है, ग्रुप करना है। आपके पास इसका जो ब्लॉक बनेगा वो डी ब्लॉक बनेगा, इसका जो पीरियड बनेगा वो फोर्थ बनेगा। डी ब्लॉक का रूल कहता है इन दोनों का सम टोटल करना है, तो इसका जो ग्रुप बनेगा वो फिफ्थ बनेगा। दिस इज द वे यू हैव टू आइडेंटिफाई। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी और उसकी मदद से एलिमेंट को प्रेडिक्ट किया। एनी कंफ्यूजन टू एनी स्टूडेंट? ऑनलाइन में किसी को कोई कंफ्यूजन? मैंने क्या किया, कैसे किया? कॉन्फ़िगरेशन आती है सबको नोबल गैसेस से लिखनी? हाँ जी अनीता, आप कुछ पूछ रहे? बेटा पीरियड इज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आपके पास ये दो इलेक्ट्रॉन फिल किए मैंने, एक 4s में एक 3d में, तो फोर्थ है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और थर्ड है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो मुझे हाईएस्ट वैल्यू लेनी थी। मैंने कहा यहां से जो मैंने ये लिया है इससे ब्लॉक डिफाइन किया है, जो मैंने ये वैल्यू ली है इससे मैंने पीरियड डिफाइन किया है, और जो मैंने ये दोनों का सम टोटल किया है इससे मैंने ग्रुप डिफाइन किया है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में था इसलिए डी ब्लॉक, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फोर्थ था इसलिए फोर्थ पीरियड। क्योंकि डी ब्लॉक है तो डी ब्लॉक का रूल लगेगा ग्रुप के लिए, एस और डी का सम टोटल। करिए। ये एंट्रेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज्यादातर बच्चे इसे इग्नोर करते हैं। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का मतलब होता है आयनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के ट्रेंड, हम उसी में उलझे रहते हैं और कई बार एक सिली सा क्वेश्चन इस पर आ जाता है और हम गड़बड़ कर देते हैं। करो अगला। नोबल गैस से नहीं आती कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, याद नहीं है। देखो नोबल गैसेस हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। मेरे हिसाब से ये एटॉमिक कॉन्फ़िगर ये आपको सबको याद होने चाहिए और लगभग सबको होती भी है, एक आधा एलिमेंट स्किप होता है। ये 2, 10, 18, 36, 54 एंड 86। राइट। फर्स्ट नोबल गैस के बाद सेकेंड शेल की कॉन्फ़िगरेशन आनी है, सेकेंड नोबल गैस के बाद थर्ड शेल की कॉन्फ़िगरेशन आनी है, थर्ड नोबल गैस के बाद फोर्थ शेल की कॉन्फ़िगरेशन आनी है, फोर्थ के बाद फिफ्थ शेल की कॉन्फ़िगरेशन आनी है। लाइकवाइज यहां पर सिक्स्थ शेल और यहां पर सेवंथ शेल की कॉन्फ़िगरेशन आनी है। तो फर्स्ट शेल की कॉन्फ़िगरेशन, सेकंड शेल की कॉन्फ़िगरेशन का मतलब 2s और 2p लिखना है, थर्ड शेल का मतलब 3s और 3p लिखना है, फोर्थ शेल का मतलब 4s 3d 4p लिखना है, फिफ्थ शेल का मतलब 5s 4d 5p लिखना है,
6 शेल का मतलब 6s 4f 5d 6p लिखना है, और 7 शेल का मतलब 7s 5f 6d 7p लिखना है। दिस इज द वे यू हैव टू अटेम्प्ट नोबल गैस। मैंने ये जो ब्लैक से लिखा है वो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, बच्चों को आर्गन क्रिप्टन तो याद रहता है, भूल जाते आगे 4s लिखो 3s लिखो, है 5s लिखो। इसलिए मैंने लिखा आर्गन थर्ड नोबल है तो फोर्थ शेल, ये फोर्थ नोबल है तो फिफ्थ शेल, क्योंकि नोबल गैस लास्ट एलिमेंट होता है, इसका मतलब वहां पर शेल कंप्लीट हो गई। अब उसके बाद नेक्स्ट पर जाओगे, तो सेकंड नोबल गैस है तो थर्ड पे जाओगे, फोर्थ नोबल गैस है तो फिफ्थ पे जाओगे। क्लियर हो गया? अब इसका मतलब क्या है, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है और क्रिप्टॉन का 36 है, तो 18 से 36 के बीच जितने भी इलेक्ट्रॉन आएंगे सबके लिए आर्गन का सिंबल यूज होगा। 36 से 54 जितने भी एलिमेंट आएंगे सबके लिए क्रिप्टॉन यूज होगा, लाइकवाइज, राइट। ईशा ठीक किया आपने, अगला बहुत अच्छे, गुड वर्क। लिखिए फटाफट सारे एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन और प्रेडिक्ट कीजिए। संसिता 53rd किस में आया है जी? 53 जो है वो क्रिप्टॉन से बनेगा। उसके बाद क्या लिखूंगा, 5s2 3d10, तो क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर क्या था 36, 36 एंड 2 38, 38 एंड 10 48, कितना बच गया मेरे पास 5, सो वी गो फॉर 5p5, हाँ 4d10, सॉरी, थैंक्स फॉर करेक्शन। हमारे पास 5s2 4d10 5p5, तो मेरे पास ये कौन से ब्लॉक का हो गया, पी ब्लॉक। इसका ग्रुप क्या हो गया, हमारे पीरियड क्या हो गया फिफ्थ, और ग्रुप क्या हो गया 5 + 12 दैट इज 17, सो दिस इज अ हैलोजन, राइट। तो आपके पास फिफ्थ पीरियड का हैलोजन है, फिफ्थ पीरियड का हैलोजन आयोडीन हुआ, तो ये आयोडीन का एटॉमिक नंबर है। बेटा मैं आपको स्टैंडर्ड तरीके सिखा रहा हूं, आप जुगाड़ सिखा रहे हो, है ना। एक कंपाउंड को करने के, क्वेश्चन को करने के थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट मेथड हो सकते हैं। मैं आपको वो सिस्टम समझाना चाह रहा हूं जो आप एंट्रेंस में भी फॉलो कर पाए, है ना। आज हम कॉन्फ़िगरेशन के जरिए लिख रहे हैं, हमने सामने कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है, तो हमें स्ट्राइक हो रहा है अच्छा ऐसा करना है। आप सोचिए आप पेपर के लिए जा रहे हैं, आप सभी तजुर्बेकार स्टूडेंट्स हैं, आप सबने पेपर दिए हैं, कितना प्रेशर होता है उस टाइम पे, और कितने सारे चैप्टर होते हैं, तब पीरियोडिक की थोड़ी ना पूछना उसने, है ना। तो हमारे पास स्ट्राइक होना चाहिए। सेकेंडली आपको जो मैं सिखा रहा हूं वो पता कहां काम आता है प्रियांशु, जब आप लोग पी ब्लॉक कर रहे होते हैं ना, और कोई न्यूमेरिकल आ जाता है या कोई कंसेप्चुअल आ जाता है आयोडीन के आर्सेनिक के एटॉमिक नंबर पे, आपको पी ब्लॉक के लिए जरूरत है, पीरियोडिसिटी के लिए जरूरत नहीं है। तो अगर आपको पीरियोडिसिटी आती है तो आप एटॉमिक नंबर ढूंढ लोगे, अदरवाइज आप क्या करते हो, अगल बगल झांकते हो, टीचर से पूछते हो सर एटॉमिक नंबर क्या, भाई पीरियोडिक पढ़ा है, ढूंढो ना खुद। पता है कि आर्सेनिक नाइट्रोजन के नीचे आना, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक, उसमें ऐड कर दो खुद ही बन जाएगा, राइट। So we are studying this arrangement in order to predict periodicity, in order to understand element, in order to pick position from atomic number, right? हाँ जी, 80 कॉन्फ़िगरेशन किसने लिख ली, दीक्षांत हो गया, कॉन्फ़िगरेशन लिख ली, बोलो। Xenon 54, 6s2, राइट, 5d10, वेरी गुड। तो किस पर्टिकुलर ब्लॉक को बिलोंग किया, डी ब्लॉक। पीरियड क्या हो गया
6, वेरी गुड। और ग्रुप क्या हो गया? 12, नाइस, राइट। तो हमारे पास लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में था, इसलिए डी ब्लॉक हो गया। हाईएस्ट वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 6 देख रही है, इसलिए 6 हो गया। डी ब्लॉक के लिए डी और एस का टोटल लेना है, इसलिए 12 हो गया। राइट ईशा, यू हैव डन वंडरफुल, सबसे ठीक कर रही हैं आप। ये आपने पहले से प्रैक्टिस किया हुआ था, अभी पिक किया आपने? ईशा, ओके गुड। क्वेश्चन नंबर 37, we have krypton 5s1, so it belongs to S block, 5th period, first group. क्या हुआ? बेटा एस और पी के बीच में डी आता है, और एस और पी के बीच में डी अंदर वाला आता है और एफ उससे अंदर वाला आता है, राइट? तो 4f ऑलवेज फिल एज अ n-2, तो इट विल बी फिल्ड इन 6th period. तो 6 is 4f 5d 6p, like this. आप जब भी कोई कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो पेनल्टी में अल्टीमेट शेल का एस और पी आता है, पेनल्टीमेट का डी आता है, और एंटी पेनल्टीमेट का एफ आता है। अल्टीमेट मींस लास्ट, पेनल्टीमेट मींस सेकंड लास्ट, एंटी पेनल्टीमेट मींस थर्ड लास्ट। तो एफ ऑलवेज बिलोंग्स टू n-2। अब यहां पर इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, तो ये हो जाएगी क्रिप्टॉन 5s2 36 into 38, and we have 4d7 45, right? तो साहिल क्या क्या आ गया? ब्लॉक डी ब्लॉक, ग्रुप पीरियड 5th, ग्रुप 9th. So this is the way we can write period, group and block for these elements. Any student having any confusion, online or offline? आज बेटा किसी एलिमेंट में पोजीशन पहचानने में, कॉन्फ़िगरेशन लिखने में, आज क्लियर हो गया? सो दिस इज द वे वी हैव टू प्रिडिक्ट एलिमेंट फ्रॉम इट्स कॉन्फ़िगरेशन। हम उसका ब्लॉक, पीरियड और ग्रुप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लिखिए आगे।
Periodic properties include atomic radius, ionic radius, ionization energy, electron gain enthalpy, electronegativity, acidic and basic character of oxides, तो हमारे पास जो मेन प्रॉपर्टीज हैं वो ये 6 हैं। इसके अलावा हम इस चैप्टर में वैलेंसी पढ़ते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप पढ़ते हैं, एनोमलस कैरेक्टर पढ़ते हैं। उनमें प्रॉपर पीरियोडिसिटी वर्ड नहीं यूज करते। वो एक इंफॉर्मेशन है कि हम एलिमेंट्स को ग्रुप्स और पीरियड में पढ़ रहे हैं, तो हमें ये चीज भी पढ़नी है। बट बेसिकली जिनके ट्रेंड्स पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीरियोडिसिटी पर, वो ये जब पीरियोडिक टेबल चैप्टर कर रहे हैं तो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल पे, तो आप सबको आती है, कोई कंफ्यूजन होती है कल की क्लास में पूछ लेना। पीरियोडिसिटी की हिस्ट्री क्या है आपके मेंडली पीरियोडिक टेबल, लॉथर-मेयर कर्व, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेट, डॉप्लिनर ट्रायड्स कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले जो पीरियोडिक अरेंजमेंट हुए, जो पीरियोडिक टेबल के एफर्ट डाले गए, उनकी एडवांटेज क्या थी और उनकी लिमिटेशन क्या थी। बाकी टर्मिनोलॉजी पर क्वेश्चन आ सकता है, जैसे आपके यहाँ चैल्कोजन किन्हें कहते हैं, ग्रुप 16 को कहते हैं, नाइट्रोजन किन्हें कहते हैं, ग्रुप 15 को कहते हैं। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू मे फाउंड इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर। आपसे पूछा जा सकता है कि पी ब्लॉक में कौन सी तरह के एलिमेंट होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, तो आपका आंसर होगा ऑल। एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक में सिर्फ मेटल हैं और पी ब्लॉक में तीनों का कॉम्बिनेशन है। तो नॉन मेटल्स कहां पाए जाते हैं, सिर्फ पी ब्लॉक में। मेटलॉइड कहां पाए जाते हैं, सिर्फ पी ब्लॉक में। मेटल कहां है, सारे पीरियोडिक टेबल में, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। मींस मेटल्स आर इन अबंडेंस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, which of the following are liquid elements of periodic table? लिक्विड एलिमेंट्स का मतलब दो एलिमेंट, मरकरी एंड ब्रोमीन, राइट। विच आर लिक्विड अबव रूम टेम्परेचर, 4 हो गया, सीजियम और गैलियम ऐड हो गए। सीजियम और गैलियम अबव रूम टेम्परेचर लिक्विफाई हो जाते हैं, मरकरी और ब्रोमीन ऑलरेडी लिक्विड हैं। तो लिक्विड मेटल मींस मरकरी, लिक्विड नॉन मेटल मींस ब्रोमीन। दिस टाइप ऑफ जनरल क्वेश्चंस ऑन पीरियोडिसिटी। तो मैं जिन्हें लिखवाऊंगा, जिन्हें डिटेल में डिस्कस करूंगा, वो ये, राइट। लिखिए, पहली प्रॉपर्टी एटॉमिक रेडियस। लिखिए, एटॉमिक रेडियस इज स्टडीड, atomic radius is studied as average distance in bonded form, average distance in bonded form
as we cannot predict exact position of last electron in isolated atom. हमें पता होना चाहिए कि हम एटॉमिक रेडियस जब लिखते हैं तो वो कभी भी एटम का रेडियस नहीं होता. हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन वो एटम का रेडियस नहीं होता. वो उसकी बॉन्डेड स्टेट से हमने स्टडी करने के लिए डेवलप किया है. क्योंकि एटॉमिक रेडियस का मतलब, जैसा कि हमें पता है, एक सर्कल रेडियस दैट इज फ्रॉम डिस्टेंस सेंटर टू पेरिफेरी. लेकिन वेव मैकेनिकल मॉडल कहता है ये पेरिफेरी है ही नहीं. जहां पर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसको भी 90 to 95% कहते हैं. राइट? तो मैं तो ये बोल ही नहीं सकता कि इलेक्ट्रॉन यहां नहीं होगा. तो इसलिए मैं किसी भी एटम का आइसोलेटेड फॉर्म में रेडियस नहीं निकाल सकता. तो जो हम एटॉमिक रेडियस स्टडी करते हैं वो एवरेज डिस्टेंस स्टडी करते हैं एक एटम का फ्रॉम इट्स बॉन्डेड फॉर्म. बॉन्डेड फॉर्म कौन सी ले सकता हूं वो सोचना शुरू किया, क्योंकि मेरे पास एलिमेंट की रेंज थी. एलिमेंट की रेंज थी मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड. तो इनकी नेचुरल एग्जिस्टिंग स्टेट में ये अलग अलग फीचर में एग्जिस्ट कर रहे थे. मेटल सारे मेटेलिक लैटिस में एग्जिस्ट करते हैं. नॉन मेटल गैशियस फॉर्म में या नेटवर्क सॉलिड में एग्जिस्ट करते हैं. नोबल गैसेस मोनो एटॉमिक गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है. मुझे एटॉमिक रेडियस एक जनरल कंसेप्ट डेवलप करना था हर एलिमेंट के लिए, लेकिन वेव मैकेनिकल अप्रोच के बाद मैं कुछ भी आइसोलेशन में स्टडी नहीं कर पाया. लिखे, it is studied as number 1 covalent radius, number 2 metallic radius, number 3 van der Waals radius. तो जब हम एटॉमिक रेडियस ऑफ एनी एलिमेंट किसी भी चैप्टर में पढ़ते हैं तो वो इन तीनों में से किन्हीं दो का या तीनों का एवरेज होता है. अगर एक एलिमेंट तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, कोवलेंट, सिंगल बॉन्डेड, मेटालिक और van der Waals, तो तीनों का एवरेज लेंगे. जनरली एलिमेंट तीनों में नहीं होते, दो में होते हैं, या तो कोवलेंट और van der Waals या मेटालिक और van der Waals. van der Waals रेडियस हर एलिमेंट का निकाल सकते हैं, क्योंकि van der Waals फोर्सेस एग्जिस्ट बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. राइट? van der Waals फोर्सेस का मैग्नीट्यूड वेरी कर सकता है. van der Waals फोर्सेस की नेचर वेरी कर सकती है. कहीं डायपोल डायपोल है, कहीं डायपोल इंड्यूस डायपोल है, कहीं लंडन फोर्सेस है, लेकिन van der Waals फोर्सेस होंगी, ये सही है. कोवेलेंट रेडियस सिर्फ उनका स्टडी हो सकता है जो अपने आप के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं. ये सिर्फ नॉन मेटल्स होते हैं. कुछ मेटल्स हैं लिथियम जैसे, जिनमें ये फीचर देखने को मिल सकता है. मेटालिक रेडियस सिर्फ मेटल बनाएंगे, कोई नॉन मेटल नहीं बनाएगा. इसलिए आपके पास मेटल्स का रेडियस मेटालिक और van der Waals की एवरेज होता है. नॉन मेटल्स का रेडियस कोवेलेंट और van der Waals की एवरेज होता है. नोबल गैसेस का रेडियस सिर्फ van der Waals होता है. तो जब आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, एस ब्लॉक, और आपको एटॉमिक रेडियस टर्म आ रही है, तो आपके माइंड में पिक्चर रहनी चाहिए कि वो इन तीन में से लेकर लिखा होगा. एटॉमिक रेडियस आइसोलेटेड एटम का नहीं होता है. क्लियर है?
तो हमने इस पॉइंट से ये लेकर चलना है कि एटॉमिक रेडियस एक्चुअल एटम का रेडियस नहीं है, हमने प्रॉपर्टी डेवलप की और हमने उसे 3 अलग फॉर्म में कैटेगराइज किया, कोवलेंट, मेटालिक और वंडरवॉल, जो हम स्टडी कर सकते थे। लिखिए कोवलेंट रेडियस, it is half of the internuclear distance. It is half of the internuclear distance when atoms of an element, when atoms of an element are bonded to each other by single covalent bond. तो हमारे पास कोवलेंट रेडियस कहां से लिया जाता है? जब एक एलिमेंट के एटम्स अपने आप के साथ सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं। आप ये कह सकते हो जहां तक वो अपनी न्यूक्लियर फोर्स को होल्ड करते हैं। तो जब आपने दो एटम के बीच में एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाया तो आपके पास एक ओवरलैपिंग सरफेस आएगा। आपने इन दोनों का सेंटर लिया, उसका डिस्टेंस x आ गया, तो मेरे पास कोवलेंट रेडियस ऑफ दिस एलिमेंट विल बी x by 2, राइट। x by 2 का मतलब है सर्टेन पोजीशन लाइक दिस। तो हम कह रहे हैं कि ये एटम यहां तक और ये एटम यहां तक अपना रेडियस, अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को होल्ड कर सकता है। This is said to be covalent radius. So covalent radius is half of the internuclear distance up to which an atom can hold its charge cloud. तो हमारे पास कोवलेंटली बॉन्डेड, अब कोवलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड कौन होंगे? नॉन मेटल्स। आप ऑक्सीजन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड ले सकते हो, नाइट्रोजन नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड ले सकते हो, हाइड्रोजन हेलोजन तो एग्जिस्ट ही सिंगल बॉन्ड स्ट्रक्चर में करते हैं, तो उनके बीच के डिस्टेंस का आधा। नोट कीजिए, कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट लिखिए मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस it is half of the internuclear distance, half of internuclear distance between adjacently placed kernels. So half of the internuclear distance between adjacently placed kernels
is said to be metallic radius. तो metallic radius metals के लिए होगा. आप जानते हैं मेटालिक लैटिस में कर्नल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. इस लैटिस को इस ढंग से रिप्रेजेंट किया जाता है जहां पर कर्नल्स हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो एडजेसेंटली प्लेस कर्नल्स का half of internuclear distance, that is said to be metallic radius. तो आपके पास metallic radius का मतलब half of internuclear distance between the kernels. Kernels क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज स्फीयर जिसमें कोर आता है, दैट इज न्यूक्लियस, प्लस ऑल इलेक्ट्रॉन्स अप टू n-1. कर्नल का मतलब न्यूक्लियस नहीं है. कर्नल का मतलब है NH शेल के अलावा जितने इलेक्ट्रॉन बच गए वहां तक का टोटल अरेंजमेंट. कर्नल और आयन एक जैसी चीज होती है, लेकिन आयन में इलेक्ट्रॉन लॉस हो चुका होता है. यहाँ इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली अवेलेबल है पर किसी को डोनेट नहीं किए. कैटायन में इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाते हैं. ठीक है, नोट कीजिए. नेक्स्ट लिखिए. एक बार फिर से समझा दो. ओके बेटा, हमने कहा जितने भी मेटल्स होते हैं, मेटल की डेफिनेशन होती है वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर सकता है. तो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन इजीली लूज हो जाता है, इजीली उसको हमने रिमूव कर दिया. तो वहां तक के जितने इलेक्ट्रॉन आए वो कर्नल का हिस्सा हो गए. अगर आपने सोडियम लिखा 281, तो सोडियम के कर्नल का मतलब हो गया एक न्यूक्लियस प्लस 2 and 8 इलेक्ट्रॉन्स, यहां तक का सम टोटल. इसको हम कर्नल कहते हैं. कर्नल और न्यूक्लियस में क्या फर्क होता है? न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन है, कर्नल में सारे इलेक्ट्रॉन है अप टू पेनल्टीमेट शेल. हमने कहा कर्नल कैटायन ही होता है. सोडियम आयन इज इक्विवेलेंट टू कर्नल, जैसा कि अगर डायमेंशन से देखा जाए, लेकिन नेचर से देखा जाए तो दोनों अलग है. सोडियम कैटायन कब बनता है? जब उसका इलेक्ट्रॉन कोई दूसरा एलिमेंट ले लेता है. क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, ब्रोमीन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो सोडियम कैटायन बन गया. कर्नल में वो कैटायन एज इट इज पड़ा है और इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में वहां पर घूम रहे हैं. इलेक्ट्रॉन सी मॉडल है. All metals have freely available mobile electrons where kernels are embedded. तो जब मैंने मेटालिक रेडियस लेना है तो बॉन्डेड स्टेट में लेना है, तो बॉन्डेड स्टेट मेटालिक लैटिस कहलाएगी. नेक्स्ट लिखिए. वंडरवॉल रेडियस. It can be studied. It can be studied for all elements. It is half of internuclear distance. It is half of internuclear distance when two molecules are closely placed.
क्लोजली प्लेस मीन्स जहां तक वो आ सकते हैं। तो मैंने स्टडी किया हीलियम, मैंने हीलियम के 2 मॉलिक्यूल लिए, उन दोनों मॉलिक्यूल्स को क्लोजली प्लेस किया जहां तक उनमें अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप हो सकती थी। उनके हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को मैंने वंडरवॉल रेडियस का नाम दिया। मैंने स्टडी किया क्लोरीन मॉलिक्यूल और दूसरा क्लोरीन मॉलिक्यूल, तो मैंने उन दोनों क्लोरीन मॉलिक्यूल्स को क्लोजली प्लेस किया और क्लोजली प्लेस करने के बाद उनके सेंटर्स के डिस्टेंसेस को हाफ कर दिया। तो ये वंडरवॉल है। ये जो रेडियस था वो कौन सा रेडियस था? कोवेलेंट। ये जो रेडियस है ये वंडरवॉल है। तो मैं जब मॉलिक्यूल के अंदर का डिस्टेंस ले रहा हूं तो वंडरवॉल, सॉरी कोवेलेंट है। जब मैं बाहर का डिस्टेंस ले रहा हूं तो वंडरवॉल है। वंडरवॉल रेडियस हमेशा बड़ा होता है और कोवेलेंट रेडियस हमेशा छोटा होता है, क्योंकि कोवेलेंट रेडियस में एरिया ऑफ ओवरलैप होगा और वंडरवॉल में एरिया ऑफ ओवरलैप नहीं होगा। इसलिए माना जाता है, एज्यूम ही करते हैं, देखो हम साइंस में कुछ चीजों को तो एज्यूम बेस ही लेते हैं, माना जाता है कि कोवेलेंट रेडियस छोटा हो गया, वंडरवॉल रेडियस बड़ा हो गया, तो जब उनकी दोनों की एवरेज लेंगे वो क्लोज टू एटॉमिक रेडियस हो जाएगा, राइट। तो हमारे पास एटॉमिक रेडियस किसी भी एलिमेंट का इन रेडियाई की एवरेज होता है। नोट कीजिए। लिखिए आगे। ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस, ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस। Atomic radius depends upon effective nuclear charge, effective nuclear charge, which increases along the period and decreases down the graph. फिर हमने कहा एटॉमिक रेडियस डिपेंड करता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अलोंग द पीरियड डिक्रीज करता है और डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है। तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाता है? अलोंग द पीरियड डिक्रीज हो जाता है और डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है हाउ इफेक्टिवली न्यूक्लियस कैन अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन।
अगर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो वो इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ खींचेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ चला जाएगा। सो एटॉमिक रेडियस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, सो atomic radius decreases along the period and it increases down the graph. तो हमने कहा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और एटॉमिक रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आपसे कोई कहता है सोडियम का साइज छोटा है, पोटाशियम का साइज बड़ा है, रीजन बताओ। तो रीजन आना चाहिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये जो स्टेटमेंट लिखवाई है मैंने, ये रीजनिंग के लिए लिखवाई है कि एटॉमिक रेडियस के ऑर्डर तो तुम सब जानते हो, पता ही है, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं उसके रीजन। तो रीजन इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? हाउ वी डिफाइन इट, हाउ वी डिफाइन दिस Z इफेक्टिव, दिस इज Z माइनस सिग्मा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है how effectively electron can be held by the nucleus. So effective nuclear charge is the difference of nuclear charge and screening constant स्क्रीनिंग कांस्टेंट मीन शील्डिंग कांस्टेंट। स्क्रीनिंग और शील्डिंग मतलब कर्टेन, राइट। तो न्यूक्लियस और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का पर्दा है, वो पर्दा जितना थिक होगा इफेक्टिवनेस ऑफ न्यूक्लियस कम हो जाएगी, वो पर्दा जितना थिन होगा न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर हो जाएगी। तो हमारे पास एटॉमिक रेडियस की डिपेंडेंस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की डिपेंडेंस स्क्रीनिंग पर है। न्यूक्लियर चार्ज एटॉमिक नंबर है जो फिक्स होता है, लेकिन स्क्रीनिंग वेरिएबल है, अलग अलग शेल की अलग अलग पैरामीटर से चलेगी। स्क्रीनिंग जो है वो कर्टेन है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में आने वाला, राइट। अब लेट से अगर मैं सेंटर में हूं और सराउंडिंग में स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो हाउ इफेक्टिवली आई कैन सी द स्टूडेंट्स, दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, राइट। आप सभी जानते हैं इस आर्टिकल को व्यू करने के लिए बेस्ट एग्जांपल क्राउडेड क्लास होती है, राइट। अगर पिछले 1.5 साल को छोड़ दें तो आप किसी ना किसी क्राउडेड क्लास में बैठे हैं, 30, 40, 50 बच्चों की क्लास। उस क्लास में सबसे ज्यादा एंजॉय क्लास को कौन करता है? लास्ट बेंच वाले, फर्स्ट बेंच वाले? लास्ट बेंच वाले। कारण क्या है? लास्ट बेंच वालों को नहीं पता चलता है, उनको पता है कि टीचर को नहीं पता चलेगा कि उनकी नोटबुक में क्या लिखा जा रहा है, वो नीचे लिखते रहते, जीरो काटा गेम खेलते रहते, राइट। कई बार क्या होता है, फिजिक्स क्लास में केमिस्ट्री का होमवर्क पूरा हो रहा है, केमिस्ट्री क्लास में इंग्लिश का होमवर्क पूरा हो रहा है, क्योंकि हमने पता है स्क्रीनिंग ज्यादा हो गया, राइट। लेकिन कई बार क्या होता है, कई स्कूल्स में स्टेयर की तरह क्लासेस होती है, वहां स्क्रीनिंग खत्म हो गई। कई क्लासेस में हमारे आगे कोई स्टूडेंट बैठा ही नहीं, स्क्रीनिंग खत्म हो गई, फिर हम अगल बगल कैसे ढूंढेंगे? तो स्क्रीनिंग डिपेंड्स अपॉन द थिकनेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन कर्टेन। और केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर इस थिकनेस को किस बेस पे समझाता है? नोडल प्लेन। नोडल प्लेन इज द स्क्रीनिंग पैरामीटर। नोडल प्लेन वो जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं, अगर नोडल प्लेन को विजुअलाइज करना है, अपनी आंखों के सामने हाथ रख लो। ये मेरा हाथ जो है ये एस ऑर्बिटल है, कि कोई नोडल प्लेन नहीं है।
मैंने यहाँ गैप क्रिएट कर दिया, ये पी ऑर्बिटल है, एक नोडल प्लेन आ गया। जैसे ही मैंने अपनी आंखों के आगे हाथ रखा, सामने वाली चीज मुझे नहीं नजर आ रही, लेकिन मैंने स्पेस क्रिएट कर दिया। नाउ आई कैन सी द थिंग्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डी ऑर्बिटल लाइक दिस, एफ ऑर्बिटल इज लाइक दिस। तो एफ ऑर्बिटल तो पूरी छलनी की तरह है, जिसके आर पार मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। इसलिए आपको पढ़ाया जाता है टर्म लेंथन कॉन्ट्रैक्शन, शार्प डिक्रीज इन रेडियस ड्यू टू फिलिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल्स इन इनर शेल। क्योंकि f ऑर्बिटल की छलनी है, न्यूक्लियस के सामने आ ही नहीं सकती। एज अ रिजल्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट कर जाती है, रेडियस श्रिंक कर जाता है। तो आपके पास रेडियस पैरामीटर किस चीज पे डिपेंड करता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग पे डिपेंड करता है। समझ आई मेरी बात? श्योर। तो हमने जब एटॉमिक रेडियस को रीजन देना, देखो एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर आपकी एज के लेवल पर मैं पढ़ाऊं वो तो कोई जायज नहीं है, तुम्हें सबको पता है। सोडियम छोटा, पोटाशियम बड़ा, लिथियम बड़ा, बेरिलियम छोटा। मुझे रीजन पे काम करना है, क्यों छोटा क्यों बड़ा। अगर कोई एक्सेप्शन है तो उसकी वजह क्या है, हमारा रीजन क्या होना चाहिए। एटॉमिक रेडियस अलोंग द पीरियड डिक्रीजेस because effective nuclear charge increases. Atomic radius down the group increases because effective nuclear charge decreases. Clear है? चलो आगे लिखिए, इसको नोट कर लीजिए जिसने नहीं किया। मैं उम्मीद करूंगा कि आप अगली क्लास में बेटर तैयार होकर आएंगे और मुझे बताएंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। मेरे पास पढ़ाने को बहुत कुछ है। आपने थर्सडे की क्लास को थर्सडे की छुट्टी को यूज नहीं किया। आपको मैंने पहले बताया था मेरा सीक्वेंस होगा एटॉमिक पीरियोडिक बॉन्डिंग। तो आपको अगली क्लास से पहले थोड़ा बेस बनाकर आना चाहिए ताकि आपको पता हो कि आपको क्या पूछना है। देखिए बेटा, पढ़ाने को हम सब पढ़ा सकते हैं। अगर हमने सब कुछ ही पढ़ाना हो फिर ड्रॉपर बैच अलग से पढ़ाने की क्या जरूरत है? फिर तो 11th 12th के साथ पढ़ाएं, उनको भी छोटी छोटी डेफिनेशंस पढ़ानी। राइट? यहाँ पर वो होना चाहिए जो आपको कंफ्यूज कर सकता है या जिसके रीजन में आप उलझ सकते हैं। हमें बस टाइम कम है, सिलेबस ज्यादा। राइट? हम कराने को सब कुछ ही कराएंगे, हम 11th 12th में करा देंगे, लेकिन आपके पास हम कोशिश करें कि छोटे से टाइम में मैक्सिमम निकल कर आ जाए। आप बोले सर ये चीज समझा दो, मैंने फटाफट समझानी है, रेस्ट छोड़ो, हम असाइनमेंट करें और काम करें। क्लियर है? सो ट्राई टू वर्क बेटर। अगली क्लास में आने से पहले थोड़ा सा ओवरव्यू चैप्टर का लेकर आए। 11th में 12th में आपने जहां भी पढ़ा है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं आपने किस इंस्टीट्यूट से पढ़ा है, किस टीचर से पढ़ा है, जिससे ही पढ़ा है। सबने केमिस्ट्री तो वही पढ़ानी है, मैंने पढ़ानी। हो सकता है तरीका सबका अलग अलग हो, आपकी मैच्योरिटी अलग अलग, दोनों चीजें होती है। टीचर पढ़ा रहा होता, बच्चा सुन ही नहीं रहा होता। कई बार बच्चा सुनना चाह रहा होता, टीचर को पता ही नहीं होता है। दोनों कंडीशन हो सकती है। तो आपकी भी मैच्योरिटी है, आप एक सपना देख रहे हैं सब्जेक्ट को चलने का, तो आपने ध्यान से सुनना है। क्लियर है? लिखिए आगे। along the period there is small increase in screening as electrons are added in same shell. Whereas it has higher increase on moving down the group.
as number of inner shell electrons increases, inner shell electrons increases. So हमने कहा along the period स्क्रीनिंग का फैक्टर छोटे से इंक्रीज होता है और डाउन द ग्रुप हायर से इंक्रीज होता है। मैंने ये वर्ड इसलिए लिखवाया कि कई बच्चे अपनी तरफ से एज्यूम कर लेते हैं कि अलोंग द पीरियड स्क्रीनिंग इंक्रीज नहीं होती, डिक्रीज होती है, और डाउन द ग्रुप स्क्रीनिंग इंक्रीज होती है, राइट। आपके पास स्क्रीनिंग से एटॉमिक रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज्यादा स्क्रीनिंग होगी उतना ज्यादा रेडियस होगा, राइट। अब आपके पास स्क्रीनिंग की वैल्यू, क्योंकि हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो बच्चों को लगता है रेडियस अलोंग द पीरियड डिक्रीज हो रहा है तो स्क्रीनिंग डिक्रीज हो रही है, रेडियस डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है तो स्क्रीनिंग इंक्रीज हो रही है। इसलिए मैंने स्क्रीनिंग पहले नहीं लिखवाया, पहले इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लिखवाया, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिसाइड करता है। आपके पास अलोंग द पीरियड Z always increases, right? आपके पास along the period Z बढ़ना है, down the group Z बढ़ना है। Z is atomic number, next element higher atomic number का ही आएगा, चाहे period में आए चाहे group में आए। That means Z is going to increase. Sigma is also going to increase, क्योंकि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतना थिक हो जाएगा कर्टेन इलेक्ट्रॉन का, उतनी इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन हमने कहा जब पीरियड के अलोंग जाते हैं ये सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होता है और ये इनसिग्निफिकेंटली इंक्रीज होता है, तो ओवरऑल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सिग्निफिकेंट हो जाता है। डाउन द ग्रुप जाते हैं तो ये भी इंक्रीज होता है, ये हायर वैल्यू से इंक्रीज होता है, इसलिए ये डिक्रीज हो जाता है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, because sigma has higher increase. Along the period effective nuclear charge increases, despite of increase in nuclear charge it increases by certain smaller value because screening has certain parameter. Screening इलेक्ट्रॉन का कर्टेन है, ये हमेशा ही बढ़नी है। मैंने ये पॉइंट इसलिए यहाँ पर लिखवाया ताकि आप लोग ध्यान रखें कि स्क्रीनिंग बढ़ती है, डोंट से स्क्रीनिंग कम होती है। चाहे मैं पीरियड के अलोंग जा रहा हूं, चाहे मैं ग्रुप के अलोंग आ रहा हूं, स्क्रीनिंग वैल्यू ऑलवेज इंक्रीजेस, राइट। नेक्स्ट लिखिए, स्क्रीनिंग बाय इनर ऑर्बिटल्स। स्क्रीनिंग को शील्डिंग भी कहते हैं, यहीं लिख देता हूं ताकि याद रहे। Screening by inner orbitals depends upon angular nodes, so S has higher screening than P is higher screening than D is higher screening than F. तो आपके पास जितने ज्यादा नोडल प्लेन होंगे, जितनी ज्यादा एंगुलर नोड्स होंगी, स्क्रीनिंग डिक्रीज हो जाएगी। तो S की स्क्रीनिंग ज्यादा है और F की स्क्रीनिंग कम है। स्क्रीनिंग वैल्यू को बढ़ाएंगे तो आपके पास न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, राइट। तो S की स्क्रीनिंग सबसे ज्यादा है, D की उससे कम, P की उससे कम, D की उससे कम, F की सबसे कम। लिखिए, as F orbitals have very poor screening, so there is sharp decrease in radius,
sharp decrease in radius from lanthanum to hafnium, which is known as lanthanoid contraction. हमने कहा स्क्रीनिंग की वैल्यू एफ ऑर्बिटल की सबसे पुअर होती है, इसलिए lanthanum to hafnium there is a sharp decrease in radius. जब आप 5D सीरीज लिखते हैं, तो 5D सीरीज में पहला एलिमेंट lanthanum है, दूसरा एलिमेंट हाफनियम है, इसका एटॉमिक नंबर 57 है और इसका एटॉमिक नंबर 72 है। इन दोनों के बीच में यहां पर लैंथेनॉइड्स हैं। लैंथेनॉइड्स का मतलब होता है सीरियम टू लुटेशियम, दैट इज एटॉमिक नंबर 58 to 71, और ये 4f में फिल होते हैं, राइट। तो देयर इज अ शार्प डिक्रीज इन रेडियस फ्रॉम लैंथेनम टू हाफनियम। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो पूरे पी ब्लॉक को, पूरे डी ब्लॉक को अफेक्ट करती है। लास्ट एलिमेंट ऑफ एवरी ग्रुप ऑफ पी ब्लॉक हैज स्ट्रॉन्गेस्ट इनर्ट पेयर इफेक्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी। जब आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ते हैं, CFSE इज हाईएस्ट फॉर 5D बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी। जब आप डी एंड एफ ब्लॉक करते हैं, there is no demarcation in properties of 4D and 5D because of this property. इसलिए lengthened contraction एक बड़ी प्रॉपर्टी है। लेकिन lengthened contraction को पढ़ने का राइट चैप्टर कौन सा है? पीरियोडिक। कॉन्सिक्वेंसेज हैं डी ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन, पी ब्लॉक, लेकिन यहां पर पढ़िए lengthened contraction होती क्या चीज है। lengthened contraction का मतलब sharp decrease in radius from lanthanum to hafnium due to filling of 14 electrons in 4f orbital. 4f के एलिमेंट में फर्स्ट एलिमेंट सीरियम है, C, लास्ट एलिमेंट लुटेशियम है, तो 4f में इलेक्ट्रॉन फिल करने के कारण देयर इज शार्प डिक्रीज इन रेडियस। नोट कीजिए। सो यहां तक का हमने किया। हम उम्मीद करेंगे कल आप बेटर प्रिपेयर्ड आएंगे और हमारी बात को समझ पाएंगे। ऑनलाइन वालों की तो शक्लें पता नहीं चलती, ऑफलाइन वालों की पता है। इनकी शक्लें कह रही हैं पूरा याद नहीं आया इन्हें, पीरियोडिक में ऐसा कुछ पढ़ा था, इसलिए मैंने कहा बेटर तैयार होके कल आए, है ना। ऑनलाइन वालों की तो शक्ल पता ही नहीं चलती, रोज समझाता हूँ फिर भी कोई शक्ल नहीं दिखाता। हाँ जी, एनी कंफ्यूजन फ्रॉम ऑनलाइन सेक्शन?